नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल बिलासपुर में आप सबका स्वागत है। जहाँ तक हम लोग को मालूम है कि CGPSC मेंस का डेट आ चुका है। 18 अक्टूबर से आप लोगों का परीक्षा है, तो मैं इसी के लिए 10-10 क्वेश्चंस, जैसे संविधान से मैं 10 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो हम लोग चलेंगे CGPSC मेंस संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आ सकते हैं। पहला, संविधान के आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? धन विधेयक क्या है, वर्णन करें। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में क्या अंतर है? जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है? न्यायिक सक्रियवाद से क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक? क्या भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति रबर स्टंप के समान है? समीक्षा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद बड़ा विवादित रहा है, समझाइए या समीक्षा कीजिए। इस प्रकार 10 क्वेश्चंस मेरे अनुसार, जरूरी नहीं कि आ जाएगा, मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट है ये, और ये इनको आप देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका वर्णन करें, संविधान की आधारभूत संरचना से क्या समझते हैं? ये आधारभूत जो संरचना होती है, जिसमें हमने देखा था केशवानंद भारती बनाम में बड़ा विवाद हुआ था आधारभूत संरचना पर, क्योंकि जो वो चाहती थी, विधायिका चाहती थी 368 के तहत संविधान संशोधन संपूर्ण चाहती थी, जो कि रोक लगा रहा था संविधान। तो संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। भारत में संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती। साथ ही इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्वों को संविधान के आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? देखो, प्रस्तावना भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, प्रस्तावना का, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व बताइए यार। तो हमें यह देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब बड़ा विवाद हो जाता है और जो संविधान के अनुच्छेद स्पष्ट नहीं कहती, तो हमारे प्रस्तावना पर जाते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं की भावनाओं को जानने की कुंजी है। कुंजी माने चाबी है। मैं उनकी भावनाओं को जान सकता हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जैसे इस प्रकार इन लोग जो लिखे हैं, उसके आधार पर हम अगर इसके अंदर देखें तो जा सकते हैं, पा सकते हैं कि वो क्या चाहते थे, भारतीय संविधान को क्या देना चाहते थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यह संविधान का मूल स्वरूप है। संविधान के निर्वाचन में इसकी सहायता ली जा सकती है। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, महान व पवित्र आदर्शों के अनुरूप ही संविधान का निर्वाचन किया जाना चाहिए। वैधानिक दृष्टि से प्रस्तावना का बड़ा सीमित सा महत्व है। जहाँ यह अधिनियम स्पष्ट और असंदिग्ध हो, जहाँ तक अधिनियम स्पष्ट और असंदिग्ध हो, यह विधि की धाराओं को विशेषित नहीं कर सकती। अगर संविधान स्पष्ट है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका अर्थ यह है। पर जब अधिनियम इतना सुस्पष्ट ना हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। एक क्वेश्चन आता है आपका, धन विधेयक क्या है, वर्णन कीजिए। देखिए, यद्यपि आप लोग यार प्री पास करके मेंस में गए हो तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है धन विधेयक क्या होता है 110 के अनुसार, लेकिन कुछ लिखने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दे रहा हूँ, शायद तक आपका काम आ जाए। अनुच्छेद 310 धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित विषय से संबंधित है: किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, भारत के संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि से धन जमा करना या उससे धन निकालना, भारत की संचित निधि से धन विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या
ऐसे किसी व्यय को रकम को बढ़ाना। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेख में मध्य मुद्दे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा करना, ये अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक होगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है, धन विधेयक और विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर बताइए। देखो, आप लोग प्री पढ़े होगा तो आप लोग जानते हो कि धन विधेयक और साधारण विधेयक, तो धन विधेयक का जो डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। पहला मैंने आपको मुँह जबानी बताऊं कि धन विधेयक कौन सा धन विधेयक है और कौन सा साधारण विधेयक है, इसका डिसाइड करेगा लोकसभा अध्यक्ष। और एक चीज़ है, कौन सा धन विधेयक को राष्ट्रपति ही कहाँ, जब धन विधेयक रखवाया जाता है सदन में तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं रखाया जा सकता। राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक सदन में क्या किया जाता, रखवाया जाता है। एक चीज़ याद रखना, राष्ट्रपति डिसाइड नहीं करेगा, राष्ट्रपति रखवाएगा। राष्ट्रपति के नाम पर धन विधेयक रखवाया जाता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन सा धन विधेयक है, कौन सा साधारण विधेयक है। एक नज़र हम लोग और भी देख लेते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक साधारण है, नो डाउट। जब नए कर लगाने, पुराने कर को समाप्त करने या संशोधित करने या संचित निधि से धन खर्च करने का प्रस्ताव होता है तो ऐसे प्रस्ताव धन विधेयक कहलाते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, माने चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत करो चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करो, जबकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते। प्री में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। साधारण विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। साधारण विधेयक की स्थिति में लोकसभा व राज्यसभा का प्राधिकार एक समान है, जबकि धन विधेयक की स्थिति में लोकसभा का प्राधिकार अभिभावी है, क्योंकि यह केवल लोकसभा में पेश होता है। साधारण विधेयक की स्थिति में दोनों सदनों का गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक कराकर गतिरोध समाप्त किया जाता है। लेकिन धन विधेयक में कोई गतिरोध ही नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में पेश ही नहीं होता है। धन विधेयक की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत नहीं होती, क्योंकि लोकसभा का निर्णय ही राज्यसभा पर अभिभावी होता है। राज्यसभा की स्वीकृति को धन विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और साधारण विधेयक प्राइवेट या सरकारी हो सकता है, धन विधेयक केवल क्या होता है, सरकारी होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनहित याचिका से क्या तात्पर्य। आजकल बहुत ज़्यादा होता है, जब देखो जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब उस आदमी का कोई लेना देना भी नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मान लीजिए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सामान्य लोगों को, जनता के लिए इंपॉर्टेंट, इस पर कोई वार्तालाप नहीं कर रहा, तो मैं उसके लिए याचिका लगा सकता हूँ, कहीं दूसरे के लिए ही क्यों ना हो यहाँ पर। वरना अधिकांश हम लोग देखते थे, जैसे मेरे ऊपर अगर कुछ वो हुआ, आरोप लगा, जब पर्सनली मेरे यहाँ पर चोरी हुई तो बगल वाला थोड़ी चोरी की रिपोर्ट आपका करेगा, आपको करना होगा ना चोरी, तब आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जनहित याचिका में बगल वाला कर सकता है, लेकिन वो जनहित जन के लिए होना चाहिए, अकेले आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखेंगे। जनहित याचिका जहिया भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य समान अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। इस प्रकार याचिका का विचार अमेरिका में जन्मा, याद रखेंगे। वहाँ इस सामाजिक कार्रवाई याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका P.N. भगवती ने प्रारंभ की, याद रखेंगे, P.N. भगवती। यह याचिका जनहित को सुरक्षित तथा बढ़ाना चाहती है। जनहित मतलब जनता के हित, ये लोकहित की भावना पे कार्य करती है। ये ऐसे न्यायिक उपकरण हैं जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एवं आम आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है। ये समूह हित में काम आती है, न कि व्यक्तिगत हित। ये व्यक्तिगत हित नहीं होता, सामूहिक हित होना चाहिए। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। इनको स्वीकारना या ना स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है। ऐसी एक और आपके सामने आ सकता है, न्यायिक सक्रियतावाद से क्या तात्पर्य है। माने न्यायिक सक्रियता, न्यायालय को सक्रिय होना चाहिए। और आज मैं देखता हूँ न्यायालय भी बहुत सारे चुप नहीं बैठती, न्यायालय भी बहुत अहम भूमिका निभा रही है और सक्रियता हम देखने को मिलती है। न्यायिक सक्रियता बढ़ना क्या होता है, एक चीज़ याद रखना कि न्यायालय तब तक चुप रहता है जब तक कोई बात दायर ना करे। बात जब दायर करो तभी न्यायालय बोलता है यहाँ पर। लेकिन किसी जनहित याचिका मान के न्यायालय अब क्या करता है न्यायालय, अगर पेपर में कोई बात छप गया तो उसको जनहित याचिका मान के
सुनवाई कर सकता है। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करने का मुखर भूमिका से है। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता के रूप में भी जाना जाता है। यह न्यायिक संयम का विरोध है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित आत्मनियंत्रण। चुपचाप मत बैठो न्यायपालिका, आपको भी आगे आना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है। न्यायिक सक्रियता से अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुई और विकसित हुई। यह शब्द पहली बार 1947 में एक अमेरिकी इतिहासकार और एजुकेटेड आर्थर स्लेसिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया। भारत में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक के मध्य में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति D.A. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। एक और ऐसी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों तथा कभी कभी विधायिका के कार्यों के न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान है। अर्थात वो पुनरीक्षा कर सकता है, देख सकता है सही है गलत है। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। यह न्यायालय का बहुत बड़ा अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्यों के राज्य नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देती है। 13 आप अच्छी तरह से जानते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन संबंधित है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों के असंवैधानिकता की जांच करता है। इसलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का पहरी भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद 13 को बहुत बार विधायिका हटाने की कोशिश की है यहाँ पर, इसीलिए केशवानंद भारती बनाम व विवाद उठा हुआ है। इसने अनुच्छेद 13 का आधार पर एक बार बैन कर चुका है विधायिका, लेकिन फिर अनुच्छेद 13 के तहत ये न्यायालय के संविधान के खिलाफ है करके उसी अधिनियम को लैप्स कर किया जा चुका है। ये तो न्यायिक पुनरावलोकन आप पढ़े होंगे प्री में। चलेंगे आगे, एक क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक? संघात्मक पहले ही बोला गया, भारत राज्यों का संघ होगा, और हमने देखा है, हम समझाने की दृष्टि में माने यहाँ पर 28 राज्य है, अभी तो क्या बोला 28 राज्य और आपका क्या 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव हो गया यार, 7 से मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कितना है, 29 राज्य हो गए। जम्मू और कश्मीर को हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेशों का इजाफा हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक एकात्मक, इसमें क्या है कि राज्यों को बाकायदा शक्ति दी गई है कि भाई राज्यों का अलग माने। हमने देखा तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और संवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे और सबके सब मिल के काम करेंगे। ऐसा लगता है कि भारत क्या है, शासन व्यवस्था संघात्मक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राज्यपालों की व्यवस्था जो होती है, यहाँ पर यूपीएससी IPS जितने हैं वो केंद्र सरकार के मार्फत काम करते हैं। राष्ट्रपति के ज़्यादा अधिकार है यहाँ पर राष्ट्रपति के माने प्रधानमंत्री को ज़्यादा अधिकार राष्ट्रपति के थ्रू, और राज्यों को कम अधिकार दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि एक संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक है, हिटलरवादी है। तो हमको संघात्मक माने सब मिल के चलो, एकात्मक माने एकाल आदमी का। इस प्रकार आपको व्यवस्था करना है, ये बताना है। भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक, यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि भारतीय संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, परंतु उसके व्यावहारिक पक्ष को देखने से यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है। इसलिए डॉक्टर कृष्णा P. मुखर्जी का मत है कि भारतीय संविधान असंघी अथवा एकात्मक है। पायली ने लिखा है भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। इस संबंध में दुर्गादास बसु का मत है कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है न पूर्णतः एकात्मक, वरन यह दोनों का सम्मिश्रण है। इन विद्वानों के विचार सत्य के अधिक समीप प्रतीत होते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता के लक्षण से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक
दोनों ही प्रकार के संविधानों के लक्षण विद्यमान। अगर दोनों को मैं देखूं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सा संघात्मक है, तो संघात्मक लक्षण को देखूं तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। शासन के विषयों में संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में बांटकर विभाजित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संघ तथा राज्य दोनों के लिए सर्वोपरि मान्य है। राज्यसभा उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है और बहुत से संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति क्या है, आवश्यक है। जबकि एकात्मक के ज़्यादा है। संघ तथा राज्यों के पृथक पृथक संविधान न होकर एक ही संविधान है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पक्ष में अधिक है। दोहरी न्याय व्यवस्था के स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था कार्यरत है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, बल्कि जनसंख्या आधारित है। आपातकालीन परिस्थिति में केंद्र सरकार अधिक और शक्ति संपन्न हो जाता है। राज्यपाल का मनोनयन, अखिल भारतीय सेवाएं, योजना आयोग, केंद्र द्वारा अनुदान, विवाद निपटारे में केंद्र की भूमिका, नए राज्यों का निर्माण इत्यादि एकात्मक शासन के प्रतीक है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाना तथा विधेयक राज्यों का राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति होना संघ के लक्षण नहीं है, एकात्मक लक्षण है। वैसे इंपॉर्टेंट हम बता दें, भारत संविधान निर्माताओं ने सोचा जब तक देश रहेगा, अगर राज्यों को ज़्यादा छूट दे दी जाए, ध्यान रखेंगे, राज्यों को ज़्यादा छूट दे दिया जाए और राज्यों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया जाए तो ये राज्य स्वतंत्र होने लगेंगे, स्वतंत्रता का मांग करने लगेंगे। आज ये स्थिति है, कश्मीर अलग होना चाहता, पंजाब अलग होना चाहता है, यहाँ पर जो दक्षिण भारत के लोग अलग होना चाहते हैं, पूरा भारत देश में एक वो खंड हो जाएगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमारा इतिहास को देखते हुए केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया है, जो कि जरूरी भी है। समीक्षा करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। क्या भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति रबड़ स्टंप के समान है? समीक्षा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। क्या राष्ट्रपति, जैसे हमने राष्ट्रपति को जो बनाया है, क्या रबड़ स्टंप है? हम देखते हैं कि राष्ट्रपति कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, जितने अधिकार है सबके सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो नाम मात्र का है, समीक्षा करने को बोल सकता है। क्या राष्ट्रपति का कार्य कैबिनेट के निर्णयों पर मुहर लगाना भर है, यानी वह रबड़ स्टंप है? यह देश के प्रथम नागरिक के संविधान के ऐसी शक्तियां भी प्रदान की है जो इस पद को बकाई सर्वोच्च बनाता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संविधान के संबद्ध अनुच्छेदों और पूर्व राष्ट्रपतियों के कार्यों पर गौर करना होगा। चूंकि भारत सरकार का स्वरूप संसदीय है, अतः राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। अन्य शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, पर कार्यकारी नहीं। वह राष्ट्र का प्रतीक है तथा प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है, अथवा यह मुहर के रूप में जिसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है तथा उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। भारतीय राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को समझाने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53A, 74 और 55 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया है। संघ की कार्यपालिका, पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुरूप स्वयं या अपने अधिकारी के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53, ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा, उसके पास सब कुछ है। अनुच्छेद 53 तो हमको राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा हिटलर बना देता है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं राष्ट्रपति के इसको सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और वह संविधान के अनुसार अपने कार्य और कर्तव्यों को उनकी सलाह से निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 74 जस्ट उल्टा बोल देता है। एक पर 53 में जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम राष्ट्रपति के देखते हैं अधिकारों के द्वारा क्या अपना प्रयोग करवा राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार ये स्वयं अपने, देखो यहाँ पर अपने स्वयं अधिकारों द्वारा करेगा। लेकिन जस्ट यहाँ पर आपने देख लिया कि 74 में क्या कर दिया गया कि अनुसार अपने कार्यों कर्तव्यों को उनकी सलाह पर निर्भर करेगा, मतलब सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 कहता है कि जो भी उत्तरदायी है वो मंत्रिपरिषद होगी, न कि राष्ट्रपति होगी। तो यहाँ पर ये जो अनुच्छेद 74 भारी पड़ जाता है और सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है किसको, राष्ट्रपति को। यद्यपि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से कोई विवेक की स्वतंत्रता नहीं है, परंतु वे परिस्थितियां विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह भी कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति को स्टंप नहीं बनाती है, जैसे लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री के अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, इस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समय देते हैं। ये इन पर विवेकाधिकार है। इस समय राष्ट्रपति सर्वांगीण इनका अधिकार होता, सर्वे सर्वा होता है। वह मंत्रिमंडल के विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। बहुत बार ऐसा अवसर आया है
जब हमारे यहाँ के राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल को विघटित किया है, यहाँ पर एक समय तो ऐसा था जब चार चार प्रधानमंत्री 6 महीने में ही बदलने लगे थे। आपने देवगौड़ा का प्रधानमंत्री गुजराल के समय, देवगौड़ा के समय चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने उस समय अस्थिर सरकार हो गया था और मंत्रिमंडल विघटित। अटल बिहारी वाजपेयी भी 13 दिन के सरकार ही बना पाए थे। आपने देखा तब राष्ट्रपति के जो उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया। अब बहुमत है तो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करेगा, लेकिन जब बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि विघटन कर सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अन्य विधेयक का पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति का सबसे बड़ा अधिकार है कि राष्ट्रपति क्या होता है। ये तो जरूर है कि एक बार विधेयक आपने फ्री में पढ़ा है, विधेयक जब उसके पास आता है तो अगर वो विधेयक पर साइन करने पर एक बार भेजा और दोबारा फिर आता है उसके पास तो साइन करने पर मजबूर है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो दोबारा आप अगर मंत्रिमंडल को भेजते हो, भाई मेरे को संसद भेज दो, मेरे को पसंद नहीं है, तो देश में एक संदेश जाता है कि राष्ट्रपति तक को ये क्या है, पसंद नहीं है, एक माहौल बनता है। इस प्रकार राष्ट्रपति दबाव डाल सकता है। और वीटो पावर आपने देखा होगा, ज्ञानी जेल सिंह ने पेप्सू विनियोग विधेयक में वीटो पावर का प्रयोग किया था राजीव गांधी के समय वहाँ पर। तो ये जो वीटो पावर जो होता है, वीटो पावर अगर राष्ट्रपति के पास आए और राष्ट्रपति उस विधेयक को चुपचाप टेबल के नीचे धर दे, वहाँ मैं साइन कर दूँ, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि कितने दिन के अंदर आप साइन करना है। तो ये भी राष्ट्रपति का एक पावर है, एक अधिकार है और राष्ट्रपति अपने मनवा सकता है यहाँ पर चीज़ों में। यद्यपि 42वें संविधान अधिनियम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह में बाध्यकारी बनाई गई थी, जिसे 44वें संशोधन और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को बाध्यकारी बनाया गया है। लेकिन फिर भी पुनर्विचार भेज तो सकता है। फिर भी राष्ट्रपति के गरिमा पद व सम्मान की वजह से उनके पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का भी विशेष महत्व है। अतः संवैधानिक रूप से वास्तविक ताकत न होने के बावजूद राष्ट्रपति के पद गरिमा में और महत्वपूर्ण है, वो अपना उपयोगिता दर्शा सकता है। ऐसी एक क्वेश्चन विवादित है। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद बड़ा विवादित रहा है। समीक्षा कीजिए। राज्यपाल बोलते हैं एजेंट मात्र है और राज्यपाल अपने अनुसार ना काम करके किसके इशारे पर काम करता है, तो बोलते हैं भाई प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। अभी महाराष्ट्र का आप उदाहरण देख लो, गोवा का उदाहरण देख लो, यहाँ पर राष्ट्रपति, वेस्ट बंगाल का भी उदाहरण देख लो, पटता नहीं है मुख्यमंत्री के साथ और राज्यपाल का कहीं पटता नहीं और बोला जाता है किसके इशारे पर काम कर रहा है, केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। और इसका वास्तव में दुरुपयोग हुआ है, राज्यपाल का वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है। कभी भी मंत्रिमंडल बदलती है, कभी भी सरकार बदलती है तो बोल देते हैं राज्यपाल को भैया इस्तीफा दो और फटाफट इस्तीफा दो, नहीं देते तो हटा दिया जाता, दूसरों को ला दिया जाता। कुल मिला के एजेंट बना दिया गया और उसको बाध्य कर दिया जाता है किसके इशारे पर करो, भाई मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के इशारे पर कार्य करो। और ये बोला जाए तो राज्य के साथ अगर एक ही दल का राज्य है तब तो ठीक है, लेकिन केंद्र में अलग दल है और राज्यों में अलग दल है और राज्यों में राज्यपाल अलग है तो पट्टे ही नहीं देखा। आपने अभी भी देखो और कर रहे होगे। तो राज्यपाल का कार्यालय पिछले 5 दशकों से सबसे विवादित रहा है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति का संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात वह स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद का सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र में देखने को मिला था। किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। आपातकाल के दौरान वह मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अब राज्यपाल के संबंधी विवाद क्या है, तो देश में राज्यपाल का पद का दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। आमतौर पर माना जाता है चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वह राज्य के केंद्र के निर्देशों पर कार्य करता है। और यदि केंद्र व राज्य में एक ही दल की सरकार नहीं है तो राज्य की कार्यप्रणाली में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने माने राजनेताओं और पूर्व नौकरशाही को ही सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कई बार राज्यपालों को पक्षपात करते हुए देखा गया है, क्योंकि वो क्या करता है, केंद्र के इशारों पर काम करने लगता है।
राज्य के चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन को आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल का विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया गया, जैसे महाराष्ट्र में अभी हुआ था। कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही राज्यपाल को पद से हटाना भी हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने और सरकार बनाने के समर्थन तथा आरोपों के बीच राज्यपाल पद का मुद्दा एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया था। यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल का पद व्यर्थ है और राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ है, परंतु हमें राज्यपाल द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सेतु माने पुल। वह राज्य सरकार के गठन में मदद करता है और राज्य विधानसभा में पारित होने वाले विधेयकों को की वैधानिकता पर भी नजर रखता है। अतः लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज में राज्यपाल की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह तथ्य भी सही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय से इस पद को लेकर प्रश्न उठे हैं। राज्यपाल के पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सभी हितधारकों से बात कर इसके सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। आने वाले समय में भी मैं कोशिश करूँगा 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाऊँ जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगे, लेकिन मैंने शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो छोटा तो लिख ही सकते हो यार, लेकिन छोटा पढ़ोगे तो बड़ा नहीं लिख सकते। एक चीज़ याद रखना, इसलिए मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते हो, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।